एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं इनके प्रिपरेशन के लिए। तो पहली मेथड है बाय इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेडिग्स आर्क मेथड। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से हम कैसे कोलॉइड्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम लेंगे। वी विल टेक अ डिस्पर्शन मीडियम एंड अराउंड दिस डिस्पर्शन मीडियम an ice bath is present. An ice bath is present. Then two metal electrodes are dipped into this dispersion medium. ये दो metal electrodes हैं. Now when an electric arc is struck between these two metal electrodes, because of the intense heat generated, the metal vaporizes. And these vapors of the metal are then condensed to form particles of the colloidal size. मेटल के वेपर्स जो बनेगी वो बाद में कंडेंस होगी। क्यों? इस आइस बाथ की वजह से। और कंडेंस होने के बाद ये पार्टिकल्स बनाएगी जिनकी साइज कोलॉइड के जितनी ही होगी। सो इन दिस वे अ कोलॉइडल सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जनरली कोलॉइडल सोल ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, platinum are prepared by this method. Then the next method is peptization. अगली मेथड है पेप्टाइजेशन। तो ये मेथड क्या होती है, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल by shaking it with a dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. चलिए पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है ये। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्शन मीडियम, बाय शेकिंग इट with a dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte। मतलब यहाँ पे एक कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। The electrolyte which will be used in this process is called as the peptizing agent। तो चलिए देखते हैं आखिर इस प्रोसेस में होता क्या है। सी, पहले तो हम लेंगे एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे नीचे क्या होंगे, उस प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। सो दीज आर दी molecules of that PPT. Now when you are going to shake this PPT with a dispersion medium which is going to have some small amount of electrolyte, then what will happen? See, when you will shake this and let us say these are the electrolyte, these are the molecules of the electrolyte. So basically electrolytes will then get dissociated into ions. Now after shaking what will happen? See, after shaking the ions of that electrolyte, the ions of electrolyte are adsorbed on the precipitate, इस precipitate के ऊपर उस electrolyte के ions जो है वो adsorb हो जाएंगे, either positive और negative। कोई भी आयन पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए क्या होगा, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस थे वो आयंस अब एड्सॉर्ब होंगे। इन आयंस की एड्सॉर्प्शन की वजह से उस प्रेसिपिटेट के ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द आयन। And because of the development of charge, the precipitate molecules will now dissociate into smaller molecules। अब ये जो precipitate का बड़ा molecule
था वो अब छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाएगा, एंड दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैव ए साइज ऑफ ए कोलॉइडल पार्टिकल। इनकी साइज कैसे होगी? कोलॉइड के पार्टिकल जितनी, राइट? सो व्हाट विल हैपन, सी लेट अस से दैट दीज आर द पीपीटी मॉलिक्यूल्स and these were the ions of the electrolyte. So when you shake this, when you will shake this solution, what will happen? That these precipitate molecule will get divided into smaller particles, and on their surface ions of the electrolytes are adsorbed. Ions of the electrolytes are adsorbed, and these particles are of a size of colloidal particle. मतलब ये जो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स थे, अब इनके जो पार्टिकल्स बने हैं उनकी साइज कोलॉइड के जितनी ही है. सो इन दिस वे अ कोलॉइड इज प्रिपेयर्ड. सो दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज द पेप्टाइजेशन. अब नेक्स्ट मेथड है हमारी बाय केमिकल रिएक्शंस और बाय केमिकल मेथड्स. The third method of preparation is by chemical methods. So, see, the colloidal salts are also prepared by chemical reactions. See, what will happen? In chemical reactions, certain molecules will be formed, and then these molecules aggregate to form a colloidal salt. Now here different kind of chemical reactions can take place, like reduction, oxidation, hydrolysis, or even double decomposition. So let us see some example, like with the help of chemical reactions, how the salts can be prepared or how the colloidal salts can be prepared. So see, for example, As2O3 on reaction with H2S forms As2S3 plus H2O. Then the molecules of this As2S3 will aggregate to form a sol, और ये फिर aggregate होने के बाद क्या बनाएंगे? एक sol बनाएंगे. One more example, AuCl3 plus SnCl2 will form Au plus SnCl3. So the molecules of gold, Au क्या है? गोल्ड है ना? ये Au के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे और क्या बनाएंगे? कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स. सो दिस विल फॉर्म बेसिकली अ गोल्ड सोल. Then under this heading only we have one more type of a chemical reaction, that is by condensing vapors of a solute into solvent. By condensing vapors into solvent, चलिए, by condensing vapors into solvent. Suppose we have vapors of sulfur or mercury, vapors, and if I condense these vapors into water, then a colloidal sol of either sulfur or mercury will be generated or will be prepared. So this will be a sol, colloidal sol. So this is one of the method. So these are the different types of methods for the preparation of colloids. चलिए, अब colloids तो बना लिए. अब इसके बाद हमारा next point है purification of the colloidal solution. Our next point is purification of colloidal solution. अक्सर क्या होता है, देखिए, जब हम ये कोलॉइड्स बनाते हैं तो इनमें कुछ सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है, या अगर हमने कभी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो वो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट इम्प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है उस कोलॉइड में, राइट? सो वी नीड टू सेपरेट दिस इम्प्यूरिटीज़. सो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्यूरिटीज़ टू अ मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन. तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्यूरिटीज टू ए मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, इज नोन एज प्यूरिफिकेशन.
तो देखिए प्यूरिफिकेशन के भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज डायलिसिस. द फर्स्ट मेथड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज द डायलिसिस. तो देखिए डायलिसिस में हम क्या करेंगे. डायलिसिस में हमने तो पहले लिया एक कंटेनर. First we took a container. Now this container has basically two openings. One will be the inlet for the water. एक होगा वाटर के लिए इनलेट और दूसरा होगा आउटलेट. मान लीजिए ये है इनलेट और ये दूसरी ओपनिंग जो है वो है आउटलेट. और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर. Then after that we will take a suitable bag. एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हो, पार्चमेंट पेपर और इवन द सेलोफेन. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेंगी. देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसमें से सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर आयंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देंगी. जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होंगे वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे. तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे ये जो बैग ली है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, इसके अंदर होगा हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन. लेट अस से दीज आर दी कोलॉइडल पार्टिकल्स. ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं ये है कोलॉइड के पार्टिकल्स. और जो हमारे इम्प्यूरिटीज़ है उनको मैं दिखाती हूँ रेड कलर से. देखिए ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल आयंस या जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मॉलिक्यूल होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल, ये क्या है बेटा, ये है हमारी इम्प्यूरिटी. तो अब क्या होगा, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस semi-permeable membrane will allow only the electrolyte or the smaller ions to pass through it. It will not allow the colloid particles to pass through it. So then what will happen? जो भी ये smaller molecule या जो smaller electrolytes है ये बाहर आ जाएंगे. This will come outside of that bag. क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो आसानी से निकल सकते हैं. और जब ये बाहर आ जाएंगे तो ये जो वाटर जो कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसकी मदद से हम उनको इस सॉल्यूशन के दूसरे साइड पे कलेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे जो वाटर आएगा दूसरे साइड में, यहाँ पे वाटर प्लस इम्प्यूरिटीज़ होंगी, सो इन दिस वे यू कैन प्यूरिफाई द कोलॉइडल सॉल्यूशन. इस टेक्निक से हम कोलॉइडल सोल को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं. सो डायलिसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पे ये जो फिनोमिनन हो रहा है ना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, जो छोटे आयंस थे, जो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स थे, वो डिफ्यूज हो गए. कहाँ से? पहले तो वो थे उस बैग के अंदर, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में. वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके कहाँ आ गए? बाहर आ गए वाटर पे. डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट. उस बैग के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वहाँ से उठेंगे और कहाँ आएंगे? एक ऐसे रीजन में आएंगे जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है. उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. तो चलिए यहाँ पे मैं डायलिसिस की भी डेफिनेशन लिख सकती हूँ. क्या लिखूँगी मैं? इट इज़ द प्रोसेस of removing soluble impurities. It is the process of removing soluble impurities by diffusion with the help of a semi permeable membrane. हमने किसकी हेल्प ली? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स को ही उसमें से पास होने देती है, उसी को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली अलाउज द पैसेज ऑफ small molecules ions, but it does not allows the passage of colloidal particles through it. तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मतलब आप एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हो,
even cellophane or parchment paper can be used as a semi permeable membrane. Cellophane, parchment paper, etc. So this is the first method of purification, that is the dialysis. Now see what happens. Actually this dialysis is very slow. ये जो डायलिसिस है ना, ये जो प्रोसीजर है, ये बहुत धीरे चलती है, ये बहुत धीरे चलती है. सो वी कैन स्पीड अप दिस प्रोसेस. We can speed up this process by applying electric field across this arrangement. मतलब देखिए यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, मतलब क्या करूँगी, यहाँ पे हम लगाएंगे एनोड और कैथोड. मान लीजिए एक तरफ है एनोड और एक तरफ है कैथोड. एक तरफ लगाया एनोड, एक तरफ लगाया कैथोड. और अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तैयार कर दी, तो क्या होगा, जो हमारे स्मॉल आयंस है, स्मॉल आयंस है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट. सो ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल स्टार्ट टू मूव फास्टर. और जब ये फास्ट मूव करेंगे, जल्दी से उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में से बाहर आएंगे, तो ये डायलिसिस वाली प्रोसेस या प्यूरिफिकेशन वाली प्रोसेस ऑब्वियसली फास्ट होगी. सो द सेकेंड मेथड इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस. इट इज़ नथिंग डिफरेंट, जस्ट यू हैव टू अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डायलिसिस apparatus or the dialysis arrangement. Then the next method of purification is the ultrafiltration. Ultrafiltration. Now see, in this method of ultrafiltration we use ultrafilter papers. यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्राफिल्टर पेपर्स. अल्ट्राफिल्टर पेपर्स. अब ये जो अल्ट्राफिल्टर पेपर्स है, ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये उनमें से सारे सब्सटेंसेस या सारे मॉलिक्यूल्स को पास होने देंगे except the colloidal particles. These ultrafilter papers are designed in such a way that they will allow the passage of all molecules except the colloidal particles. Now this ultrafilter paper is different from the ordinary filter paper. देखिए ये जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना, उसके जो पोर्स होते हैं, उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं. तो अब हमें क्या करना है, ये जो बड़े बड़े पोर्स है इनको छोटा करना है, इनको छोटा करना है. तो देखिए ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द नॉर्मल फिल्टर पेपर. द नॉर्मल फिल्टर पेपर और द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज एक्चुअली डिप्ड इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन. It is actually dipped in a colloidal solution. Now what is this colloidal solution? This colloidal solution is actually a 4% solution of nitrocellulose. 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. In mixture of अल्कोहल एंड ईथर. तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिप करते हैं. इसे डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस वी हार्डन इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन. हार्डनिंग बाय डिपिंग इन फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन. मतलब इस फिल्टर पेपर को अब हमें हार्ड बनाना है. कैसे, इसे हम किस में डिप करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में, in formaldehyde solution. Then let this filter paper dry. Let this filter paper dry. Then after drying you get the filter paper which will be called as ultra filter paper. Dry होने के बाद हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया है. तो जब आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो सारे उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे और उसमें से सिर्फ जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी पास कर जाएंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड दैट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. देन द नेक्स्ट मेथड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. देखिए ये जो मेथड है ये अक्सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या
फार्मेसी में यूज़ की जाती है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 टेस्ट ट्यूब्स या फिर वायल्स लगा सकते हैं और इन वायल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन लेंगे, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन लेंगे। नाउ दिस apparatus रोटेट्स वेरी फास्ट। इसका जो RPM होता है, रोटेशन पर मिनट, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट हैपन्स, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगेशन all the colloidal particles are collected at the bottoms of this tube। इस ट्यूब के बॉटम में सारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो कलेक्ट हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा RPM से ये घूमेंगे ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ क्या रहेगी, हमारी सारी इम्प्यूरिटीज़। तो आप उन इम्प्यूरिटीज़ को निकाल सकते हो और इस तरह से कोलॉइडल सोल को प्यूरिफाई कर सकते हो।